हेलो बच्चों, चैम्प के लास्ट सेशन में हम लोगों ने अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल ये चैप्टर पढ़ा था, जिसमें मैं आप लोगों को अल्कोहल एंड ईथर के फॉर्मेशन की रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शंस पढ़ा चुका हूँ। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल के फॉर्मेशन की रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, और साथ में इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस माने तो ईथर में का तो ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो अल्कोहल चैप्टर का भी होता है। अल्कोहल के क्वेश्चंस भी थोड़े कम पूछे जा रहे हैं आजकल तो, लेकिन फिनॉल के क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में हर साल पूछे ही जाते हैं। जेईई मेन ले लो, चाहे एडवांस ले लीजिए, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम ले लीजिए, सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन तो एक दो रिएक्शन ही है, केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हैं, उनके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिनॉल। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि फिनॉल क्या होता है। फिनॉलिक ग्रुप वो होता है जब एरोमेटिक रिंग से OH डायरेक्टली बॉन्डेड हो। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग लेते हैं इसके फॉर्मेशन की रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन है कि फिनॉल को डायरेक्ट बेंजीन से भी बनाया जा सकता है। हालांकि ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है, फिर भी बनाया तो जा सकता है। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ में इसे 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें। 500 पे रिएक्शन करते हैं तो मैलेइक एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है। या तो इसके साथ करें, या फिर फेंटोन्स रिएजेंट FeSO4 प्लस H2O2, जिसे फेंटोन्स रिएजेंट कहा जाता है, फेंटोन्स रिएजेंट, इसके साथ भी रिएक्शन कराने पर, हीट करने पर फिनॉल फॉर्मेशन होता है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है बाय गिगनार रिएजेंट। फिनॉल वाले अल्कोहल वाले पोर्शन में भी मैंने पढ़ाया था आपको। अगर गिगनार रिएजेंट की रिएक्शन, ये लीजिए गिगनार रिएजेंट, इस गिगनार रिएजेंट की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में तो एयर से करा दें, जिसमें O2 से ये रिएक्शन करता है, और सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें तो फिनॉल बनता है। अगर यहां R इक्वल्स टू एलिफेटिक ग्रुप होता तो अल्कोहल बनता। तो नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। थर्ड है बाय डाउस प्रोसेस। हम लोगों ने ArSN2 रिएक्शन पढ़ी थी ना, जब डाउस प्रोसेस मैंने बताया था। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से करवा दी जाए करीबन 320 डिग्री सेल्सियस पर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। 350 भी लिखा हुआ है, मतलब इसके आसपास ही रिएक्शन होती है। 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन करा दिया जाए, और नेक्स्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन के लिए H+ डाल दो, एसिड डाल दो, तो ये डाउस प्रोसेस कहलाता है। डाउस प्रोसेस, जिससे फिनॉल फॉर्मेशन होता है। OH आकर रिप्लेस कर देगा Cl को। सैलिसिलिक एसिड, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, ये कौन है? सैलिसाइलिक एसिड। फोर्थ रिएक्शन यहां लेते हैं, ये फोर्थ मेथड है, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड में से बस COOH ग्रुप हटाना है, डीकार्बोक्सिलेशन करना है। और डीकार्बोक्सिलेशन आपको पता ही है कि NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे सोडा लाइम कहा जाता है, इसके प्रेजेंस में हीट कर दिया जाए तो सोडा लाइम के प्रेजेंस में क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। एक कार्बन कम हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट इसमें बनता है। रिएक्शन में आप लोगों को बता चुका हूं, ये मैंने एक्चुअली इसकी सारी रिएक्शंस पहले बताई हुई है। एक रिएक्शन बस अलग से नई रिएक्शन लेंगे। रिएक्शन नंबर 5 है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यह है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नेम लिखने की जरूरत नहीं समझता हूं। इसका डीसल्फोनेशन रिएक्शन कर दिया जाए, सॉरी डीसल्फोनेशन तो होता है वो एसिडिक मीडियम में। इसकी रिएक्शन करा दिया जाए फ्यूज NaOH के साथ, फ्यूज NaOH के साथ हीट कर दिया जाए अच्छी खासी, तो OH माइनस जाकर इसे रिप्लेस करेगा और सोडियम सल्फाइट बाहर निकलेगा। नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जब रिएक्शन कराओगे NaOH की प्रेजेंस में, तो बेस बनना चाहिए, क्योंकि फिनॉल तो एसिडिक होता है। बेसिक मीडियम में फिनॉल एसिड से बेस से रिएक्शन करके फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो सेकंड स्टेप में इसमें एसिड डाल दिया जाता है एसिडिफिकेशन के लिए। ये फिफ्थ मेथड है। सिक्स्थ मेथड लेते हैं, ये रहा बेंजीन। बेंजीन पर डाईएजोनियम सॉल्ट जुड़ा हुआ है। ये तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी अपनी। ये है बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ हीट किया जाए तो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। ये बता चुका हूं मैं कि तुरंत नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और OH ग्रुप आकर इस पर आकर जुड़ जाता है, ये वाला कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन गैस निकलेगी, इसमें से HCl का मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेगा और OH आकर यहां जुड़ जाएगा। सेवंथ रिएक्शन और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमीन से। क्यूमीन का मैं दोनों स्टेप बताता हूं। क्यूमीन से जब रिएक्शन कराते हैं, ये कंपाउंड आइसोप्रोपाइल बेंजीन है जिसे क्यूमीन कहा जाता है। इसे क्यूमीन कहा जाता है। ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराई जाती है ऑक्सीजन से। क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से की जाती है सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ऑक्सीजन से ये बनता है क्यूमीन का हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्यूमीन का हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहां OH है, यहां CH3 है और ये CH3 है। सॉरी, यहां OH नहीं होगा, यहां होगा OOH। क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। ये बना हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑफ क्यूमीन या क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। अब यहां इसमें H2SO4 डालने पर, H2SO4 के साथ थोड़ा बहुत हीट करें तो यहां से तो ये फिनॉल ग्रुप इस OH ग्रुप के साथ बाहर निकलता है। मतलब क्या बना, एरोमेटिक रिंग, और OH मतलब फिनॉल बना, और बचा हुआ ग्रुप जो है वो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन में ये याद रखना ज़रूरी है कि क्या क्या बनता है। तो इसमें साइड प्रोडक्ट एसीटोन भी बनता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो टोटल 7 मेथड्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ये मेथड्स टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी रिएक्शंस क्लिक करती हैं कि हाँ रिएक्शंस हो रही कैसी है। सामने रिएक्शन आएगी, क्वेश्चन आएगा और तुम्हें क्लिक कर जाएगा। तो टिप्स पे याद होना चाहिए कि हाँ भाई बेंजीन से भी बनता है, क्यूमीन से भी बनता है, इस तरह से रिएक्शन से याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पर। देखिए फिनॉल, ये सभी को पता है कि फिनॉल पर अच्छा खासा +M ग्रुप है। इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। हाईली एक्टिवेटेड रिंग है तो इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, फिनॉल की एक और टाइप की रिएक्शन देखो। फिनॉल की मेनली कितनी तरह की रिएक्शन है। फिनॉल में ये ऑक्सीजन के H की रिएक्शन है, एसिडिक H की रिएक्शन होगी। फिनॉल एसिड रिएक्शन शो कर सकता है, बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। दूसरा, बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसे फिनॉक्साइड या फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिनॉक्साइड में जो O- है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो ये किसी एल्काइल हैलाइड के साथ में SN2 रिएक्शन भी कर सकता है, या एसिड डेरिवेटिव के साथ में SN2TH रिएक्शन भी कर सकता है। ठीक है, या एरोमेटिक रिंग पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। तो मैं मोटी मोटी अगर बात करें तो ये 3 तरह की रिएक्शन तो ये शो करेगा, जो नेक्स्ट पेज में मैं एक एक करके लूंगा। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पे बढ़ते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, के बाद में केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। रिएक्शन विद बेस। अब इसमें कोई खास बात नहीं है कि इसकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में कर दोगे तो ये एसिडिक H बाहर निकलेगा और फिनॉक्साइड बन जाएगा। इसकी रिएक्शन अगर आप, मैं डायरेक्ट बना देता हूं इसकी रिएक्शन किस किस से हो सकती है। इसकी रिएक्शन अगर आप करा दीजिए सोडियम मेटल के साथ में तो भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। मुझे बताना ही पड़ेगा वो एक एक करके। अगर इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में कर दोगे, बेसिक मेटल के साथ में कर दोगे तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए। एसिड बेस रिएक्शन का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड बनते हैं। तो H2 यहां एसिड के फॉर्म में बना, H2 कोई बहुत अच्छा एसिड नहीं है।
इसकी रिएक्शन अगर NaOH से कर दें तो OH माइनस H प्लस को निकाल ले जाएगा, वही फिनॉक्साइड बनेगा और H2O जो कि वीकर एसिड है फिनॉल से वो बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी रिएक्शन NaNH2 से करा दिया जाए, सोडियम अमाइड से करा दिया जाए तो अमाइड में NH2 जो माइनस है ये माइनस, ये भी बेस का काम करेगा, H प्लस के साथ रिएक्शन कर लेगा और अमोनिया गैस बना देगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से तो कम ही है, रिएक्शन पॉसिबल है। इसकी रिएक्शन अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में की जाए तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट फिनॉल सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर सकता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा फिनॉल और फिनॉक्साइड बनेगा, वही जो ऊपर बनाया है, और सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, ठीक है। तो ये तो इसकी एसिडिक नेचर की रिएक्शंस हो गई। नेक्स्ट लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईथर। फिनॉल किस तरह से ईथर बना सकता है, कोई खास बात नहीं है। फिनॉल की रिएक्शन अगर किसी बेस के साथ में करा दी जाए तो वो फिनॉक्साइड बन जाता है। फिनॉल की रिएक्शन किसी बेस के साथ में की गई तो वो बन गया फिनॉक्साइड और O माइनस बन गया। अब इसकी रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड के साथ में कर दूं जो आसानी से SN2 रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां ये प्राइमरी होगा तो अच्छी बात है, सेकेंडरी होगा तो भी चल जाएगा, टर्शरी मत ले लेना। तो यहां SN2 रिएक्शन होगी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा, ये O माइनस यहां अटैक करेगा और इस Cl को बाहर निकाल देगा। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये बनेगा एल्काइल एराइल ईथर। यहां R इक्वल्स टू मिथाइल होता तो एनीसॉल बन जाता, R इक्वल्स टू इथाइल होता तो फेनिटॉल बन जाएगा। अगर फिनॉल की रिएक्शन CH2N2 के साथ भी कर दी जाए, डाईएजोमीथेन के साथ में कर दिया जाए, इसे कहा जाता है डाईएजोमीथेन। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, डाईएजोमीथेन के साथ कर दिया जाए तो ऑक्सीजन के साथ ये CH3 कंबाइन हो जाता है और एनीसॉल बन जाएगा। ये मैंने आपको कल ईथर की रिएक्शन में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन से ईथर फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन पे बढ़ते हैं, O एसिटाइलेशन। ये SN2TH टाइप की रिएक्शन कहलाती है, SN2TH। देखो रिएक्शन क्या होगी कि आपने रिएक्शन किया फिनॉल की किसी बेस के साथ जिससे कि फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया और कुल मिला के उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई। अब इसकी रिएक्शन आपने करा दी RC डबल बॉन्ड OCl के साथ, एसिड के हैलाइड के साथ, पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। तो पायरिडीन के प्रेजेंस में फिनॉल की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है, फिनॉक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा। तो ये SN2TH रिएक्शन है और ऑक्सीजन कुल मिला के HCl तो बाहर निकल गया जिसको पायरिडीन ने एब्जॉर्ब कर लिया और ये O माइनस यहां जुड़ गया, तो ये इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, O और C डबल बॉन्ड O R इक्वल्स टू मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है। अगर R इक्वल्स टू फिनाइल होगा तो उस रिएक्शन का नेम है शॉर्टन बोमन रिएक्शन। यहां आप एसिड हैलाइड की जगह एसिड का एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। ये रहा एसिड का एनहाइड्राइड पायरिडीन के प्रेजेंस में। तो कुल मिला के न्यूक्लियोफाइल ये जो है वो यहां आके अटैक करेगा इस जगह और इस ग्रुप को बाहर निकालेगा, वही वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसको अलग से नहीं लिख रहा हूं। कुल मिला के इसमें RCOOH तो बाहर निकला और यही कंपाउंड बना, यहाँ HCl बाई प्रोडक्ट था, यहाँ RCOOH बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। ये O माइनस, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन पे और इसे बाहर निकाल देगा। ये रिएक्शन, ये ऐसा एसाइलेशन रिएक्शन कहलाता है। अगर R इक्वल्स टू CH3 होता है तो उसे एसिटाइलेशन कह सकते हैं। एसिटाइलेशन एसाइलेशन का ही एक टाइप है। अगर R इक्वल्स टू PH होता है तो उसे बेंजोइलेशन कह सकते हैं। ये लीजिए बेंजोइलेशन, रिएक्शन तो वही है, न्यूक्लियोफाइल यहीं अटैक करेगा इस जगह, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल कौन है वो समझ में आ ही गया, ये Cl को निकालेगा। तो इस रिएक्शन को बेंजोइलेशन कहा जाएगा। और फिनॉल का और एनिलीन का बेंजोइलेशन रिएक्शन कहलाता है शॉर्टन बोमन रिएक्शन, ठीक है। ये है बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन, और इस रिएक्शन को कहा जाता है शॉर्टन
बोहमन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है फ्राइज रीअरेंजमेंट, इसी पोर्शन में बता रहा हूं। यहां बना है एरोमेटिक, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एराइल ग्रुप, तो एराइल एस्टर है ये क्या है, सभी के सभी एराइल एस्टर है, एराइल एस्टर या फिनाइल एस्टर कर दो। अगर फिनाइल एस्टर को AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाए तो उसमें एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है जिसे कहा जाता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये है एराइल एस्टर, कुल मिला के अभी मैंने फिनाइल एस्टर लिया है, और इसमें AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन की जाए तो ये वाला पोर्शन यहां से ये बॉन्ड डिसोशिएट होगा, ये पॉजिटिव के फॉर्म में, ये नेगेटिव के फॉर्म में, और क्या बना RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बना, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन फिनॉल की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, इन पोजीशन पे ज़्यादा है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में टूटता है, AlCl3 के कारण होता है, ये कैटलिस्ट का काम करता है, और ये कैटायन जाके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जुड़ सकता है, और जिस H को रिप्लेस करेगा ये कैटायन, वो H वापस आ जाएगा इस OH पर, ऑक्सीजन पर, तो यहाँ ऑक्सीजन पर तो आ गया H ये वाला, और ये बना C डबल बॉन्ड OR प्लस इसका पैरा प्रोडक्ट। कौन सा ज्यादा बनेगा ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हाई टेम्परेचर पे तो ये मेजर होता है ना, ये 125 डिग्री सेल्सियस पर मेजर होता है, और ये 25 डिग्री सेल्सियस पर मेजर होता है, मतलब लोअर टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है और ऑर्थो प्रोडक्ट हायर टेम्परेचर पे मेजर होता है। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है जिसे लेडरर मानासर रिएक्शन कहते हैं। इससे हम लोग पॉलीमर भी फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ये रहा फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन की गई है फॉर्मेल्डिहाइड से। अगर ये बॉन्ड टूटे, इसको मैं सिंपल तरीके से तुम्हें समझा दूं कि ये अगर बॉन्ड टूटे तो O- बनेगा और कार्बन प्लस बनेगा, ये कार्बन प्लस को आप इलेक्ट्रोफाइल मान लो। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी पॉसिबल है, लेकिन कराई जाती है बेसिक मीडियम में। रिएक्शन दोनों मीडियम में होती है, लेडरर मानासर रिएक्शन में बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई जाती है। तो कुल मिला के ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी फिनॉल की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर रिएक्शन कर सकता है। बेसिक मीडियम में फिनॉल फिनॉक्साइड बन जाएगा और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और एसिडिक मीडियम में ये H+ यहां आके बैठ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। दोनों ही तरीके से रिएक्शन हो सकती है। ये कार्बन यहां आके अटैक करेगा ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्री रिएक्शन है, और H को रिप्लेस करने पर ये H जो यहां मौजूद है वो ऑक्सीजन पर आ जाएगा, और क्या बनना चाहिए, इस तरह का बेंजाइल अल्कोहल बना, जो कि ऑर्थो बेंजाइल अल्कोहल एंड पैरा बेंजाइल अल्कोहल, इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। हालांकि पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए। अगर 1:1 की रेशियो में रिएक्शन कराओगे एक CH2 ही आके जुड़ेगा, लेकिन अगर आपने ये एक्सेस में ले लिया, कौन, फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में ले लिया, तो CH2OH ऑर्थो पे भी आ सकते हैं, 2 पोजीशन पे भी आ सकते हैं, तीनों पोजीशन पर भी CH2OH आ सकते हैं। इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप कई तरह के पॉलीमर बना सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं देखिए। एक तो लीनियर पॉलीमर होता है, पॉलीमर जिसे नोवालेक कहा जाता है, नोवालेक नैरोलेक में पाया जाता है। ये रीसॉल भी इसे कहा जाता है, रीसॉल। ठीक है, और एक 3D पॉलीमर बनता है जिसे बेकेलाइट कहा जाता है।
स्ट्रक्चर्स पॉलीमर वाले पोर्शन में पढ़ाई जाएगी। 3D पॉलीमर बेकेलाइट इसमें बनता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करा दी जाए बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में फिनॉल फिनॉक्साइड बन जाएगा और रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अब इसे मैं तुम्हें समझाने के लिए इस तरह से ब्रेक करता हूं, जैसे अभी मैंने एल्डिहाइड को ब्रेक किया था कि अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो O पे माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, ऐसा ही होगा। तो ये रहा O माइनस और कार्बन प्लस। अब कार्बन प्लस हो गया ना इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें समझाना चाहता हूं बस, इसलिए बनाया है। इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में की जाती है, फिर बाद में एसिड भी डालते हैं इसमें। बेसिक मीडियम में क्यों की गई, तो फिनॉल की रिएक्टिविटी बढ़ जाए इसलिए। बेसिक मीडियम में फिनॉल फिनॉक्साइड बन जाएगा और उस केस में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ गया और इजीली रिएक्शन कर पाएगा। तो यहां ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उस तरह से मान लीजिए, तो यहां ये अटैक कर सकता है इस जगह इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे या पैरा पे, और जिस जगह का H है वो H यहां लगा देता हूं। तो क्या बना, यहां तो OH रहने दो, इसे मत डिस्टर्ब करो, यहां C डबल बॉन्ड O और OH, यहां के जिस H को निकाला था वो यहां पे लगा दिए, ये बना सैलिसिलिक एसिड। और इसके पैरा पोजीशन पर भी प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, माइनर होता है। ये पैरा आइसोमर बन गया, ये है सैलिसिलिक एसिड। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के कारण ये मेजर प्रोडक्ट होता है। इसमें H बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होती है, वो बना देता हूं। ये रहा C डबल बॉन्ड O OH, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है, ये सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, और इसका ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अगर NaOH की जगह KOH का यूज किया जाए तो पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? तो ये रिएक्शन है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। ये जो सैलिसिलिक एसिड है, इससे काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। इससे एस्पिरिन बनाई जा सकती है, जिसका यूज पेन किलर के फॉर्म में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एस्पिरिन वाला क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि ये जो सैलिसिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन एसाइलेशन करा दिया जाए, जो अभी मैंने पढ़ाया था ना, O एसाइलेशन, वो मतलब ऑक्सीजन पर एसाइलेशन। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ में पायरिडीन की प्रेजेंस में करा दी जाए, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 से करा दी जाए, जो मैंने अभी O एसाइलेशन पढ़ाया था, बस वही। तो यहां का ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा और यहां जुड़ जाएगा एसाइल ग्रुप। मतलब क्या बना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऐसे कैसे है, और ये है O C डबल बॉन्ड O और CH3। थोड़ा साफ सुथरा लिखूं, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां है एस्टर CH3। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, एस्प्रीन कहा जाता है। एस्प्रीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये इसके पेन किलर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, मतलब एनाल्जेसिक। ये फीवर रिड्यूस करता है, इसका मतलब ये एंटीपायरेटिक का यूज किया जा सकता है। एंटी स्वेलिंग एजेंट भी है, स्वेलिंग को कम करता है। ब्लड थिनर भी है, खून को पतला कर देता है। हार्ट अटैक के मरीजों को ये दिया जाता है एस्प्रिन। डिस्प्रिन जो है वो जहां तक मैं समझता हूं उसमें एस्प्रिन ही है। मैं हमेशा सोचता हूं कि डिस्प्रिन का वो जो पे होता है उसको पढ़ के देख लूं क्या कंपोजिशन है, बट वो याद ही नहीं रहता, और डिस्प्रिन बहुत समय से मेरे सामने आई भी नहीं। चलो कोई नहीं। अगर इसकी रिएक्शन किसी मीथाइल अल्कोहल से कर दें H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यह एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करेगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कैसे, क्योंकि एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से होगी तो एस्टरिफिकेशन होगा, एस्टर बनेगा। तो क्या बना, OH को तो छोड़ दो और C डबल बॉन्ड O CH3 मीथाइल सैलिसिलेट बना। क्या बना, मीथाइल सैलिसिलेट। मीथाइल सैलिसिलेट का यूज किया जाता है माउथ फ्रेशनर के फॉर्म में, है ना, माउथ वॉश जो होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इस मीथाइल की जगह फिनाइल होता
तो यहां बन जाता है फिनाइल सैलिसिलेट। मैं लिख नहीं रहा हूं, फिनाइल सैलिसिलेट का यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, जिसे सैलोल कहा जाता है। इसलिए ये जो सैलिसिलिक एसिड है वो काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 6 पे बढ़ते हैं, राइमर-टीमान रिएक्शन। राइमर-टीमान रिएक्शन दो तरह की रिएक्शंस है, मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट रिएक्शन बताऊंगा। एक तो है राइमर-टीमान का फॉर्माइलेशन और दूसरी है राइमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन। दोनों ही रिएक्शंस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फॉर्माइलेशन के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है आरटी मतलब राइमर-टीमान फॉर्माइलेशन। जैसा कि नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा, फॉर्माइलेशन मींस फॉर्माइल ग्रुप का एडिशन। तो फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करो इन प्रेजेंस ऑफ KOH। बैलेंस इक्वेशन करके बताता हूं आप लोगों को। तो यहां इस क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है और वो कार्बीन इंटरमीडिएट ऐसे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करता है और फाइनली ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप मींस फॉर्माइल ग्रुप और पैरा पोजीशन पर फॉर्माइल ग्रुप का ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। इसे सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है, सैलिसैल्डिहाइड कहा जाता है, सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्शन याद रखिएगा। KOH इसमें 3KOH KCl बाहर निकलेगा और 2H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। ये रिएक्शन है फ्रीडेल-क्राफ्ट राइमर-टीमान फॉर्माइलेशन। सिमिलरली राइमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी है जो फॉर्मेशन करती है सैलिसिलिक एसिड का, अगेन सैलिसिलिक एसिड। तो याद रखिएगा कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस कोलबेज स्मिथ रिएक्शन में भी सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था और राइमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन में भी सैलिसिलिक एसिड बनता है। दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा, यहां क्लोरोफॉर्म यूज किया गया और यहां कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया गया KOH की प्रेजेंस में। रिएक्शन काफी कुछ सेम ही है, यहां बस डिफरेंस है कि एल्डिहाइड की जगह क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो ये बना सैलिसिलिक एसिड। मेजर प्रोडक्ट ये होगा, पैरा आइसोमर भी बनेगा जिसे मैंने बनाया नहीं है। इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के कारण मेजर ये होगा। अच्छा, और तो ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट्स हैं, ये पैरा प्रोडक्ट हैं, इनमें कंपैरिजन करूं, सुनना ध्यान से। यहां सैलिसिलिक एसिड और इसके पैरा आइसोमर में कंपैरिजन कर रहा हूं, सुनना लिखना नहीं हूं। इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ इसके पैरा आइसोमर की ज्यादा होती है, यहां एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो आइसोमर की कम होती है क्योंकि ये H जो एसिडिक है वो फंस जाता है H बॉन्डिंग के लिए। बट सैलिसिलिक एसिड और पैरा आइसोमर में सैलिसिलिक मतलब ऑर्थो आइसोमर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑर्थो के रेस्पेक्ट में पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यहां भी यही है। मेल्टिंग पॉइंट भी पैरा का ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा सिमेट्रिकल है, यहां भी पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबिलिटी भी पैरा आइसोमर की ज्यादा होगी क्योंकि वाटर के साथ में वो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग करेगा, ये तो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में ही मशगूल है। और इन्हें सेपरेशन किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से। जब ये ऑर्थो पैरा आइसोमर बनते हैं तो स्टीम डिस्टिलेशन से इनका सेपरेशन किया जाता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के कारण। रिएक्शन विद जिंक, फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ में करें तो जिंक इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिंक ऑक्साइड बनता है, फिनॉल का रिडक्शन होता है और बेंजीन बनता है। यह मैं रिएक्शन आपको बेंजीन फॉर्मेशन में भी पढ़ा चुका हूं। रिएक्शन विद अमोनिया, फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया से होती तो है लेकिन थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसमें Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करना पड़ता है, तब जाके अमोनिया उस OH को रिप्लेस करके एनिलीन बनाता है। ये रिएक्शन कोई बहुत अच्छी यील्ड नहीं देता है बट रिएक्शंस तो पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, रिएक्शन नंबर 9 पे बढ़ेंगे।
रिएक्शन विद PCl5, ये लीजिए, फिनॉल की रिएक्शन अल्कोहल की ही तरह PCl5 से भी होनी चाहिए। जैसे अल्कोहल से रिएक्शन किया था तो RCl बना था, वैसे यहां PCl बनना चाहिए। और अल्कोहल में क्या बनता था, और HCl बनता था और POCl3 बनता था, यही था ना। बट यहां ऐसा नहीं होता है। ये जो जैसे ही POCl3 बनता है वो बचे हुए फिनॉल से रिएक्शन करता है, बचे हुए फिनॉल से रिएक्शन करता है और इसे कन्वर्ट कर देता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट में, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट में। समझिएगा कि ये फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यहां OH है, यहां OH है, यहां OH है, और यहां है P डबल बॉन्ड O, Cl, Cl और Cl। H, यहां का H और यहां का Cl निकल गया, HCl, फिर यहां से HCl और HCl, इस तरह से 3 HCl के मॉलिक्यूल बाहर निकले और इनका बॉन्ड बना यहां, तो ये बना है ट्राई फिनाइल फॉस्फेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। वास्तव में देखा गया तो यहां मेजर प्रोडक्ट ट्राइफिनाइल फॉस्फेट होता है, ना कि फिनाइल क्लोराइड। ठीक है, यील्ड कम होती है इसमें। रिएक्शन नंबर 10 है रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर फॉर्मेशन की ये रिएक्शन है। फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ और बनाते हैं फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर है। एसिड बेस रिएक्शंस में इसका यूज किया जाता है। नेम नहीं लिख रहा हूं, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहां से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और बनता है फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर है, pH इंडिकेटर है, जो कि एसिडिक मीडियम में तो होता है कलरलेस, बट बेसिक मीडियम में होता है पिंक कलर का। ये वही इंडिकेटर है जो सबसे पहले आपको टाइट्रेशंस में, लेबोरेटरी में टाइट्रेशन इसी की कराई गई होगी, एसिड बेस टाइट्रेशन। कंपाउंड का नेम है फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर है। नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ फिनॉल। क्योंकि फिनॉल एसिडिक है तो ये लिटमस टेस्ट दे देता है। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट देगा, पॉजिटिव ब्लू लिटमस टेस्ट, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा, अगर सोडियम टेस्ट करवाया जाए, सोडियम टेस्ट, सोडियम मेटल टेस्ट, तो भी हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करता है, जो कि अभी मैंने आपको रिएक्शन में बताया था, अभी एसिड बेस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करता है, हाफ H2 गैस। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन की जाए, ब्रोमीन वाटर। तो फिनॉल की रिएक्शन अभी मैं बताऊंगा, अभी फिनॉल ब्रोमीन वाटर से किस तरह से रिएक्शन किया जाता है। तो ये ब्रोमीन वाटर का पॉजिटिव टेस्ट देता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट ही कहा जाता है इसे। अगर फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डाला जाए, ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का है। ठीक है, तो फिनॉल में जैसे ही ब्रोमीन वाटर का यूज किया जाता है, तो फिनॉल क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फिनॉल की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तीनों पोजीशन पर एक साथ ब्रोमीन आता है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनते हैं, जो कि एक व्हाइट कलर का पीपीटी है। तो ये भी फिनॉल का एक टेस्ट है। नेक्स्ट है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। अगर फिनॉल में FeCl3 डाल दिया जाए तो स्पेसिफिक कलर के कॉम्प्लेक्स बनते हैं।
स्पेशल फिनॉल की अगर मैं बात करूं तो फिनॉल से बनता है वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स FeOPH6-3, ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, ये कुछ टेस्ट है फिनॉल के। नेक्स्ट एक लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट भी होता है। लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट ऑफ फिनॉल। तो इसमें तो मैं केवल टेस्ट आप बता रहा हूं, केवल पूरी रिएक्शन नहीं बता रहा हूं। फिनॉल में आपने डाल दिया है इसमें KNO2 एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनता है। पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनता है जो आगे और रिएक्शन करके, कहने का मतलब ये मैं प्रोडक्ट ना बनाऊंगा, मैं तो ये बताऊंगा कि होता क्या है। तो यहां बनता है, स्टार्टिंग में ग्रीन कलर आता है जो कि डाइल्यूशन करने पर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रेड कलर बनता है इंडोफिनॉल का। इसका इंडोफिनॉल का प्रोडक्ट का नेम है इंडोफिनॉल। ठीक है, और इस इंडोफिनॉल में जैसे ही बेस डाला जाता है तो ये सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि ब्लू कलर का होता है। सॉल्ट ऑफ या एनायन ऑफ इंडोफिनॉल। स्ट्रक्चर नहीं बताइए मैंने यहां, तो केवल टेस्ट याद रखिएगा, GRB, ग्रीन रेड ब्लू टेस्ट, GRB टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल पर। फिनॉल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और इस कारण से एरोमेटिक रिंग का ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करना ही है तो ऑक्सीडेशन है। तो यहां फिनॉल का दो तरीके से ऑक्सीडेशन हो सकता है। फिनॉल की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में करा दी जाए तो ऑक्सीडेशन हो सकता है फिनॉल का, या फिर CrO3 एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड यूज किया जाए एसिडिक मीडियम में तो भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, या फिर एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में लॉन्ग टाइम तक अगर इसे छोड़ दिया जाए, खुले में छोड़ दिया जाए, उसके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखा जाए तो भी फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा और एक पिंक कलर का बेंजोक्विनोन बनता है। ये पिंक कलर का बेंजोक्विनोन होता है, बेंजोक्विनोन। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनॉल की जो पुरानी बॉटल होती है वो पिंक कलर की क्यों होती है, क्योंकि वो पुरानी बॉटल होगी तो कई बार खुली होगी, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई होगी, कुछ अमाउंट बेंजोक्विनोन का बनने के कारण वो पिंक कलर की हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक एल्ब्स रिएक्शन भी है जिसमें पोटेशियम पर सल्फेट की रिएक्शन की जाती है, जिसे एल्ब्स रिएक्शन कहा जाता है, और इससे फिनॉल का ऑक्सीडेशन होकर कैटिकॉल एंड पैरा आइसोमर बनता है। ये कैटिकॉल है और ये हाइड्रोक्विनोन है। ये तो है कैटिकॉल और ये हाइड्रोक्विनोन। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। फिनॉल की पैरा पोजीशन पर फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्शन करता है बेसिक मीडियम में। ये है फिनाइल हाइड्राजीन नहीं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, और इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन की गई है फिनॉल के साथ, है ना। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर pH बेसिक रखा गया है, pH बेसिक रखा गया है, 8-9 के आसपास pH यहां रखा जाता है। बेसिक मीडियम में फिनॉक्साइड बनेगा और इजीली रिएक्शन कर सकता है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोजन से। ये है डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम
एजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो यहां ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा पैरा पोजीशन पर, और फिनॉल की पैरा पोजीशन पर नाइट्रोजन एज ए इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और ये पीएच ये बना। ये है एजोडाई, स्पेसिफिक कलरफुल होती है ऑरेंज कलर की, एजोडाई बनती है। ये एजोडाई टेस्ट भी कहलाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को एजो ग्रुप कहते हैं। इसमें केवल पैरा प्रोडक्ट बनता है क्योंकि यहां ये बहुत बड़ा ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा अगर ऑर्थो पोजीशन पे रिएक्शन करेगा तो। बट अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक है उस केस में ऑर्थो प्रोडक्ट भी बन सकता है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का अगर नाइट्रेशन करें तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से भी फिनॉल का नाइट्रेशन हो जाता है, जबकि बेंजीन का नाइट्रेशन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से नहीं होता है। उसका रीजन क्या है कि फिनॉल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, प्लस एम ग्रुप के कारण, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण रिएक्टिविटी एरोमेटिक रिंग की बढ़ जाती है, और ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉर्मेशन इसमें होगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। अब देखने में तो ऐसा लगता होगा कि ऑर्थो पैरा वाला ज्यादा बनता है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के कारण यहां भी मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो ही होता है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज किया प्लस H2SO4 का यूज किया जो कि नाइट्रेटिंग एजेंट है, उस केस में फिनॉल का नाइट्रेशन पे पिक्रिक एसिड बनता है, बट पिक्रिक एसिड का भी अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसकी यील्ड भी काफी कम होती है, इसकी यील्ड भी कम होती है, ये भी माइनर प्रोडक्ट होता है। ये है पिक्रिक एसिड, ये मेजर नहीं है, माइनर प्रोडक्ट है। मेजर कौन सा होगा? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स ऑफ फिनॉल, फिनॉल के ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स, ये मेजर अमाउंट में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सल्फोनेशन पे बढ़ते हैं। अगर फिनॉल का सल्फोनेशन किया गया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से तो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर बनेंगे, इसमें सोचने का कुछ है ही नहीं। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड बनेगा, तो ये बन गया ऑर्थो सल्फोनिक एसिड हो गया, और ये पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड हो गया। बट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट मेजर होते हैं। इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पे मेजर होता है, ये मेजर होता है करीबन एट 10 to 15 डिग्री सेल्सियस पर ये मेजर होगा, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर मेजर होगा ये पैरा आइसोमर। 100 डिग्री सेल्सियस पर मेजर प्रोडक्ट होता है। हेलोजनेशन की बात करते हैं। एरोमेटिक रिंग का हेलोजनेशन हो सकता है, तो फिनॉल की तो रिएक्टिविटी वैसे भी बहुत ज्यादा है, तो फिनॉल का हेलोजनेशन अगर आपने हेलोजन वाटर से करा दिया, हेलोजन वाटर से करा दिया, जहां हेलोजन इक्वल्स टू क्लोरीन या ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन वाटर या क्लोरीन वाटर से करा दिया, तो इसकी तीनों पोजीशन पर एक साथ, फिनॉल की तीनों पोजीशन पर एक साथ हेलोजन आके जुड़ जाएगा। जो अभी मैंने बताया था ब्रोमीन वाटर टेस्ट में, वही रिएक्शन है जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। ठीक है, लेकिन अगर हेलोजनेशन किया जाए कार्बन डाइसल्फाइड से लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है, लो टेम्परेचर पे कर दिया जाए, उस केस में ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट सेपरेट प्रोडक्ट बनते हैं। पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है, ये मेजर होता है। X इक्वल्स टू क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। फिनॉल फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन देता ही नहीं है, क्योंकि हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप्स जो होते हैं, जिनका प्लस एम बहुत ज्यादा होता है, वो AlCl3 के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों ही रिएक्शन नहीं देते। तो ये हो गया फिनॉल का कंप्लीट पोर्शन। ठीक है, सारी रिएक्शंस मैंने यहां ले लिए। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन दिया है गिगनार रिएजेंट फॉर्म्स दिस, तो किससे होगा?
देखो किसी भी गिगनारी एजेंट में यहाँ टाइम कम से कम लेता हुआ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यहाँ R इक्वल्स टू साइक्लोहेक्सेन है, ये रहा R ग्रुप, और 2 कार्बन बड़े हैं, 2 कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। हालांकि 3 मेंबर इससे साइक्लो ये जो कंपाउंड है 4 मेंबर रिंग, इससे भी रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें रिंग स्ट्रेन होता है। ठीक है, अब इसमें कार्बन ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहां अगर रिएक्शन करा इस R ग्रुप ने तो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो ही O माइनस में कन्वर्ट होगा और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस जगह इससे जो बॉन्डेड कार्बन हो उसी जगह अल्कोहल ग्रुप आएगा, तो वो तो पॉसिबल है भी नहीं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि गिगनारी एजेंट की रिएक्शन RMgX की रिएक्शन 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर से हो जाए, 4 से भी हो सकती थी, उस केस में ये R माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, SN2 रिएक्शन करता है, ये बॉन्ड रिंग जो है ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाती है और ये O माइनस बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में जब इसमें आप एसिड डालोगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और ये जो R ग्रुप है वो मैंने बता ही दिया साइक्लोहेक्सेन है, उस हिसाब से आंसर ये ही हो सकता है, बी हो सकता है। नेक्स्ट, alcohol having higher boiling point than parent hydrocarbon because, देखिए कोई पेरेंट कार्बन है, जैसे 5 कार्बन वाला कोई एल्केन है और 5 कार्बन वाला कोई अल्कोहल है, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अल्कोहल में ऑक्सीजन से जो अटैच्ड H है वो हायर बॉइलिंग पॉइंट रखता है, तो इसका रीजन हायर मॉलिक्युलर मास नहीं है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसका रीजन है, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में इस तरह से इंट्रामॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि एल्केन में नहीं होती है। इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन का रेट हमें बताना है इस क्वेश्चन के लिए। डिहाइड्रेशन जनरली जो अल्कोहल्स के लिए डिहाइड्रेशन किया जाता है वो E1 रिएक्शन होती है। डिहाइड्रेशन का जो रिएक्शन है ज्यादातर एसिडिक मीडियम में किया जाता है, E1 मैकेनिज्म से होती है। इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, जो भी RDS में इंटरमीडिएट, वो भी किसमें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी फॉर डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेबिलिटी ऑफ C+ कर देता हूं इंटरमीडिएट। और ऑब्वियसली टर्शरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम होगी, प्राइमरी की कम होगी। बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहां ये टर्शरी है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये भी प्राइमरी है। ठीक है, और फास्टेस्ट रिएक्शन हो गई किसकी, तो फिर फोर्थ सबसे ऊपर होना चाहिए, और इसमें फोर्थ केवल और केवल इसी में ऊपर है, बस और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ, सेकेंड, फिर थर्ड, 1। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि इसमें और इसमें कैसे कहा जाए। हालांकि ये इस एल्कीन में कन्वर्ट होता है और ये वाला कंपाउंड इस एल्कीन में कन्वर्ट होता है, उसके बेसिस पे भी देखा जा सकता है कि एल्कीन कौन सी ज्यादा स्टेबल बन रही है, लेकिन पहले देखना होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 प्रोपेनॉल ये रहा, और 2 प्रोपेनल तो कुछ होता ही नहीं है, 2 प्रोपेनॉल ही होगा ये, है ना। प्रोपेन एल होता है जरूर, लेकिन 2 कुछ नहीं होता, तो ये हो गया 2 प्रोपेनॉल। कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय, देखिए कुछ फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें, दोनों को अगर हम इनको डिस्टिंग्विश करना है हमें, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को, तो वैसे तो ल्यूकास रिएजेंट से या विक्टर में टेस्ट से सबसे कर सकते हैं। चलो, इसमें लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन किया KMnO4 से और फिर फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन किया। नहीं, मैं लिखूंगा भी नहीं, फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन में बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि अगर KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसका रिएक्शन कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, और फेलिंग सॉल्यूशन ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ टेस्ट दे पाएगा ना कीटोन के साथ टेस्ट दे पाएगा, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन विद एसिडिक डाइक्रोमेट, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी इसे कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में कन्वर्ट कर देगा और फिर फेलिंग सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग विद कॉपर, ठीक है, ऐसा चल सकता है, और फिर फेलिंग सॉल्यूशन यहां बैठ जाएगा। अगर आपने कॉपर के साथ इसका ऑक्सीडेशन किया तो कॉपर क्या करता है, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करेगा और इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। अब फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये दे सकता है, एफएस कर देता हूं, ये टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट देगा, जबकि इसमें फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया जाए तो ये टेस्ट नेगेटिव टेस्ट देगा। ये मतलब ये टेस्ट नहीं देगा, कीटोन का फेलिंग सॉल्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। तो यही इसका बेस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीडेशन विद कॉन्संट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। ये भी नहीं होगा, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से कोई ऑक्सीडेशन थोड़ी ना होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इस अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से की गई है, फिर NBS से की गई है। देखो यहां इन्होंने हीट नहीं लिखा है जानबूझ के, और ऑप्शंस में हर तरह के ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमें बताना क्या है, कंपाउंड ई के बारे में बताना है। कंपाउंड ई क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप में जो ए कंपाउंड है वो तो होना चाहिए साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि इस अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से करा देंगे। H2SO4 से डिहाइड्रेशन ही किया जाता है, कई बार इसको क्वेश्चन में लिखा नहीं जाता है, तो ठीक है। फिर NBS से रिएक्शन किया गया, NBS इसे N ब्रोमोसक्सिनिमाइड जो कि एलाइलिक पोजीशन पर मोनोब्रोमिनेशन करेगा, वो कंपाउंड बना देगा, ये बी कंपाउंड। अब अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन किया जो कि E2 रिएक्शन करता है, डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन करता है, HBr को निकालेगा तो H और Br निकलेगा, तो ये बन गया कॉन्जुगेटेड डाइईन। फिर इस कॉन्जुगेटेड डाइईन की रिएक्शन, ये सी कंपाउंड कॉन्जुगेटेड डाइईन ही है, इसकी रिएक्शन फिर NBS से की गई है, तो मुझे लगता है कि बेंजीन बनाने की ओर जा रहे हैं। फिर एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हुआ, है ना, ये कंपाउंड डी हो गया। अल्कोहलिक KOH अगेन E2 रिएक्शन करेगा, KOH प्लस अल्कोहल E2 रिएक्शन करेगा और HBr को बाहर निकाल देगा। E2 रिएक्शन HBr को बाहर निकाल देगा तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। यहां एंड प्रोडक्ट ही पूछा गया है, तो एंड प्रोडक्ट सी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड इथाइल अमीन पर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या होगी, किसी भी प्राइमरी अमीन एलिफेटिक अमीन पर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करा दें तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, जो कि अनस्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट होता है एलिफेटिक का, यहां ET और ये डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है। ये तुरंत नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देगा, एक्वस मीडियम में रिएक्शन होती है, इथाइल का कैटायन बनेगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और ये वाटर से रिएक्शन करके मेजर प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल बनाएगा। हालांकि इसमें अल्कोहल के साथ साथ ईथर भी बनते हैं, एल्कीन भी बनते हैं और भी कई प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। अल्कोहल फिनॉल की रिएक्शन की गई है, पहले तो फिनॉल की रिएक्शन होगी बेस के साथ में, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है और कुछ भी नहीं है। इन्होंने इथॉक्साइड डाल दिया, इथॉक्साइड डाल दिया। अब इथॉक्साइड जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, फिनॉल से इजीली एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है, तो सबसे पहले तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा और इससे फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और H+ को एब्जॉर्ब करके खुद इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल था वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो गया, इसकी रिएक्शन इथाइल आयोडाइड से SN2 रिएक्शन हुई और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने रिएक्शन किया और ये बन गया फेनेटॉल, ये बन गया फेनेटॉल। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस है ये, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंपाउंड है ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से की गई है। ब्रोमीन वाटर फिनॉल की तीनों पोजीशन पर Br अटैच करता है, लेकिन एक पोजीशन तो मिथाइल से ब्लॉक है, तो छोड़ दो उस पोजीशन को, यहां Br आएगा और इस पोजीशन पर Br आएगा।
नेक्स्ट रिएक्शन की गई है ब्रोमीन और कार्बन डाइसल्फाइड से। ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड मोनोब्रोमिनेशन करते हैं तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। हालांकि इसका और तो प्रोडक्ट भी बनेगा लेकिन वो काफी माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यहां वाला प्रोडक्ट ये बी प्रोडक्ट हो गया। तो ए प्रोडक्ट तो वो होगा, इसमें लिखा है बोथ एक जैसे, बिल्कुल नहीं है, अलग अलग है। बोथ जिसमें 2 ब्रोमीन हो, ये भी गलत है। जिसमें ए तो हो गया ये वाला जिसमें 2 ब्रोमीन है, और बी हो गया, ठीक है, ये आंसर हो जाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। द यील्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन obtained by the reaction of phenol with PCl5 is less due to the formation of, देखिए मैंने आपको बताया भी था कि फिनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ में करा दी जाए तो ये पुअर अमाउंट में बनता है, माइनर प्रोडक्ट बनता है, जबकि ट्राईफिनाइल फॉस्फेट ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। इसका कारण यह है कि इसमें जब फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करता है तो POCl3 बनता है। POCl3 बनना चाहिए जैसे अल्कोहल में बनता है। ये POCl3 बचे हुए फिनॉल के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा और यहां से 3 HCl के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और POCl3 PH, यहां PHOO और ये बन गया ट्राईफिनाइल फॉस्फेट। तो ट्राईफिनाइल फॉस्फेट बनने के कारण ऐसा होता है कि जैसे ही POCl3 जो बनता है वो तुरंत बचे हुए फिनॉल से रिएक्शन कर लेता है और उसे खत्म कर देता है। ये माइनर प्रोडक्ट हो जाता है, वो मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इपॉक्साइड कैन रिएक्ट विद एक्वस बेस, मतलब एक्वस OH माइनस सॉल्यूशन एंड रिजल्ट इनटू दिस। ठीक है, चलो देखते हैं। इस केस में तो होगा नहीं, इस केस में तो OH माइनस आएगा, इस जगह जाके जुड़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। ठीक है, इस केस में पॉसिबल है, इस केस में हो सकता है क्योंकि यहां SN2 रिएक्शन हो, OH माइनस एज ए बेस अटैक करे, यहां अटैक कर ले, ये पॉसिबल है। ठीक है, इसमें भी पॉसिबल है। इसमें कैसे पॉसिबल है? यहां OH माइनस इस एरोमेटिक रिंग पर भी अटैक कर सकता है, एरोमेटिक रिंग पर भी अटैक कर सकता है OH माइनस, और एरोमेटिक नहीं है सॉरी, इपॉक्साइड रिंग पर अटैक कर सकता है। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। जैसे ही ये O माइनस बनेगा यहां से बॉन्ड टूट के, ये O माइनस इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन कर सकता है Br को रिप्लेस करके। तो ये यहां रिएक्शन करे और इस Br को रिप्लेस कर दे तो यहां क्या बन जाएगा, इस तरह का ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें बी सेकेंड एंड थर्ड से ये प्रोडक्ट बन सकता है, सेकेंड थर्ड केवल बी में है, तो आंसर बी होना चाहिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट, ईथर दिया हुआ है, HI के साथ रिएक्शन करा दिया। इस ईथर की HI के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट स्टेप में तो H+ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज CH2 और PH। अब यहां से तो बॉन्ड टूटने से रहा कि एरोमेटिक रिंग पर पॉजिटिव चार्ज लगाओगे क्या, तो ये बेंजाइलिक तरफ से बॉन्ड टूट जाएगा तो फिनॉल बनेगा और बेंजाइल कैटायन बनेगा। ये बेंजाइल कैटायन फिर आयोडीन से रिएक्शन करके बेंजाइल आयोडाइड बना देगा, तो बेंजाइल आयोडाइड और फिनॉल फॉर्मेशन होगा। तो इसमें पूछा है कि क्या क्या बनेंगे, तो बेंजाइल आयोडाइड बनेगा, फिनॉल तो इसमें दिया हुआ नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ की गई मिथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में, और एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन है, फिर इसका डीमर्क्यूरेशन भी किया गया है। तो एल्कीन तो है ये वाली, इस एल्कीन पर मिथाइल अल्कोहल प्लस HgOAC2 के साथ में रिएक्शन की गई है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप में तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा जिसमें ये OMa ग्रुप आके जुड़ जाएगा। एक बार मैकेनिज्म देख लेना, इसमें मैंने आपको बताया था ये OAC इस तरीके से आके जुड़ता है। नेक्स्ट स्टेप में इसका रिडक्शन होगा जिससे कि डीमर्क्यूरेशन होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन होगा, डीमर्क्यूरेशन होगा, और ये ओवरऑल मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर है विदाउट रीअरेंजमेंट। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, रीअरेंजमेंट इसमें बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following reaction will not result in the formation of anisole? एनिसॉल का किसमें फॉर्मेशन नहीं होगा वो देखना है बस।
देखिए फर्स्ट रिएक्शन है फिनॉल की रिएक्शन मीथाइल सल्फेट से की गई है। मीथाइल सल्फेट एक सल्फोनेटिंग एजेंट है जो कि OH वाले ग्रुप पर, अल्कोहल या फिनॉल वाले ग्रुप पर OMe में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रोडक्ट ये ही बनेगा। ये तो आंसर नहीं होगा, उसने पूछा है विल नॉट, तो आंसर ये फर्स्ट तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट ये हो गया विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में इस फिनॉक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां काम करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा, आयोडीन को निकाल देगा और SN2 रिएक्शन में यहां प्रोडक्ट तो बन जाएगा एनिसॉल। तो आंसर तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में तो नॉट फॉर्म बुक की बारे में बात की गई है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन डाईएजोमीथेन के साथ में कर दिया। डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्शन होगी तो ये भी CH2 ग्रुप इस H के साथ कंबाइन हो जाएगा, CH3 बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो आंसर तो ये भी नहीं होना चाहिए, इसमें नाइट्रोजन गैस बाहर निकली और एनिसॉल बन गया, ये एनिसॉल ही है, ये आंसर ये भी नहीं है। नेक्स्ट है इसके रिएक्शन करा दें तो यहां तो मिथाइल, तो ये गिग्नारी एजेंट है, गिग्नारी एजेंट में मिथाइल माइनस एक बेस है और अल्कोहल का OH एक एसिड है, तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये बन गया फिनॉक्साइड विद मैग्नीशियम आयोडाइड और CH4 बना, तो आंसर यही हो गया, इसमें एनिसॉल नहीं बनता है। ठीक है, एनिसॉल ये वाला कंपाउंड होता है। आगे बढ़े, एक एल्कीन है, रिएक्शन की गई है NBS से, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि एलाइलिक पोजीशन पर होती है, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाली पोजीशन पर होती है। तो NBS एलाइलिक हेलोजनेशन कराएगा और एक एलाइल ब्रोमाइड बनेगा। इसकी रिएक्शन बेस से करा दिया आपने। अब यहां इन्होंने दिया नहीं है हीट किया हो, तो हीट कर भी दिया होगा तो एल्कीन बनना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से हो सकती है। हो सकता है लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करें, हीट भी नहीं दिया इन्होंने, तो ये O- यहां रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा, Br को निकाल देगा, तो एलाइल पोजीशन पर OMe रिएक्शन, OET रिएक्शन करके आ जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? एल्कीन पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, एल्कीन पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस की बात चल रही है। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस जो होता है वो ये एग्जाम्पल है, यार साफ दिख रहा है, हीट भी नहीं होना चाहिए। ईथर फॉर्मेशन हो रहा है ना, विलियमसन सिंथेसिस बोला है मैंने, बोल दिया ना ईथर सिंथेसिस है, तो यही है आंसर, तो इसमें सोचना ही नहीं है। यहाँ O- रिएक्शन करेगा, इस जगह अटैक करेगा, आयोडीन को बाहर निकालेगा और ईथर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने कीटोन की रिएक्शन किया जिंक अमल से तो ये सिंपल रिडक्शन रिएक्शन है। एल्डिहाइड की रिएक्शन किया बेस के साथ तो ये तो एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल रिएक्शन है। ठीक है, और ये SN2 रिएक्शन है ही, इसमें वैसे हीट नहीं किया जाता है। और अगर किसी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन बेस से कर दोगे तो कैनिजारो रिएक्शन आ गई है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, आंसर इसका हो गया C। नेक्स्ट है फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये रिएक्शन हो गई कोलबे-स्मिथ रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन CO2 के साथ में करा दी जाए तो कोलबे बनता है, कोलबे रिएक्शन होती है और मेजर प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड मेजर प्रोडक्ट बनेगा और इसकी रिएक्शन फिर की गई है, एसिडिफाई किया। ठीक है, एसिडिफाई करने से ही एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वरना बेसिक मीडियम में तो सॉल्ट बनेगा। और प्रोडक्ट X प्रोड्यूस कंपाउंड X, तो ठीक है कंपाउंड X तो ये हो गया सैलिसिलिक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट, एज इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड से ये रिएक्शन करके एस्प्रिन बनाता है, तो एस्प्रिन के बारे में पूछेगा ये। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है, एस्प्रिन में आता है, एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा और ये बन गया एस्प्रिन। OC डबल बॉन्ड OCH3 एसिटाइल एसिटिक एसिड भी इसे कहा जाता है। तो ये कहा गया है कि कंपाउंड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ द प्रोड्यूसेस। क्या प्रोड्यूस करता है? तो एस्प्रिन प्रोड्यूस करता है, एस्प्रिन हो गया ये वाला, C आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में कर दोगे
तो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन होगा और H और OH बाहर निकलेंगे तो इथाइलिन फॉर्मेशन होगा। तो ये सिंपल रिएक्शन है, इथाइलिन आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का 1 मोल लेना है एंड सब्सिक्वेंट द हाइड्रोलाइसिस विद विल फॉर्म 2 मिथाइल, ओके। एक कंपाउंड X है जिसकी रिएक्शन हम लोगों को करानी है और उसके बाद में उसका हाइड्रोलाइसिस करना है जरूरत पड़ने पर, और 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन बनता है। तो ब्यूटेनॉन का मतलब 4 कार्बन, 2 पोजीशन पर एक मिथाइल है, 2 पोजीशन पर ये आ गया, ठीक है। अब देखो किस में हो सकता है, इसमें हो सकता है, क्योंकि ए ऑप्शन, ये जो कीटोन है ए ऑप्शन का, ए ऑप्शन के लिए बता रहा हूं कि एसीटोन की रिएक्शन करोगे तो 2 मिथाइल तो है ही यहां पर, एक इथाइल ग्रुप आके जुड़ना होगा, तो ये इथाइल ग्रुप यहां आकर रिएक्शन करेगा, Et मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये इथाइल ग्रुप यहां आके रिएक्शन करेगा, O- बनाएगा, एसिडिफिकेशन करने पर यही वाला कंपाउंड बनना चाहिए। जबकि इसमें तो एस्टर है, एस्टर से तो 1 मोल की रिएक्शन कराओगे तो कीटोन बनेगा। यहाँ एल्डिहाइड, इसमें तो पहले से 3 कार्बन है, इथाइल के 2 कार्बन आ जाएंगे तो 5 कार्बन हो जाएंगे और कार्बन की चेन जो है वो बढ़ जाएगी। ये कीटोन है, कीटोन पर एक और इथाइल लगाओगे तो ये वाला का प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आंसर तो इसका हो जाना चाहिए केवल ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2 ऑल है, तो ब्यूटेन 2 ऑल है और 3 पोजीशन पे 1 2 3 पोजीशन पे मिथाइल है, हाँ, की रिएक्शन की गई है, रिएक्ट विद HCl, तो HCl से रिएक्शन होगी तो ये तो SN1 कैटेगरी की रिएक्शन है, सेकेंडरी अल्कोहल HCl के साथ SN1 देता है। वैसे तो ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी क्वेश्चन में बोला है जिंक ल्यूकास रिएजेंट के प्रेजेंस में करते तो रिएक्शन हो जाती। तो फर्स्ट स्टेप में तो केटाइन बनेगा ये वाला, H+ आएगा, OH को निकाल ले जाएगा, केटाइन ये बनेगा जिसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है और टर्शरी केटाइन बन जाएगा। फिर टर्शरी केटाइन पर Cl की रिएक्शन होगी तो ये टर्शरी अल्कोहल बनेगा, ये अल्काइलाइड बनेगा 1 2 3 एंड 4, तो नेम हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द कंपाउंड ABC इन द प्रेजेंस इन द रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है। यहां फर्स्ट तो है सबसे पहले तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन PBr3 के साथ में कर दी जाए, PBr3 इसके साथ SN2 रिएक्शन करता है और OH को रिप्लेस करके इथाइल ब्रोमाइड लगा देता है, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसके बाद में रिएक्शन ये कंपाउंड A हो गया, कंपाउंड फिर इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ की गई है, तो अल्कोहलिक KOH मेनली E2 एलिमिनेशन करता है और HBr को बाहर निकालता है और इथाइलिन बनेगा, ये कंपाउंड B हो गया। अब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से की गई है, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है एल्कीन पर और पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 Br आके जुड़ेंगे, तो ये बन गया विसिनल डाइब्रोमाइड, ये कंपाउंड C हो गया। तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल ब्रोमाइड, अल्कोहल एंड ये तो गलत है, इथाइल ब्रोमाइड एल्कीन, ये आंसर हो गया, C आंसर हो गया, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चंस फटाफट कर दिए। वैसे मैं क्वेश्चंस अगर डिस्कशन करता आराम से तो इनमें टाइम डबल लगता है, बट मैंने वही रिएक्शन अभी भी पढ़ाई थी तो उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आप लोगों को मेरे सॉल्व करने से पहले इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना चाहिए था, उसके बाद आंसर सॉल्यूशंस देखने चाहिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके, बाय बाय।